जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही कुल मिलाकर के छठी कक्षा यानी कि स्टैटिक जीके की चौथी क्लास पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सारे लोगों का स्वागत है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो आप बोलेंगे दिवेही बोली जाती है जी, दिवेही। ठीक है, बड़े ध्यान से देखें। बर्मी कहाँ की है साथी? आपका भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की है। जैसे भारत का पड़ोसी देश है साथी आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो अफगानिस्तान में बोली जाती है पश्तो। पश्तो, दारी पश्तो भी उसको बोलते हैं। कई बार नाम इसका दारी नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। दारी कहाँ की लैंग्वेज है? भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? श्रीलंका में सिंहली, सिंहली लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, सिंहली लैंग्वेज बोली जाती है। चीन की बात करूं मैं, चीन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो आप कहेंगे भैया मैंदारिन। मंदारिन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। भूटान की मैं बात करूं, जिसकी मुद्रा टका है, राजधानी थिम्पू है। भूटान, भूटान की कौन सी साथी आपका लैंग्वेज है? दजुंगखा बोलते हैं, जुंगखा। दजुंगखा, ये कहाँ की है? ये भूटान की लैंग्वेज है। बहुत बढ़िया। अंजलि पाल, मयंक कुमार, अमनदीप ठाकुर, शुभम पांडे, ऋषभ यादव। ठीक है, आगे। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? किसके लिए? औषधि के लिए, यानी कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में साथी आपका मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आम के लिए। यहाँ पर पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है विष के लिए। ठीक है, और आपका अगर बात करें गन्ने के लिए साथी, क्या है आपका? वो भी लखनऊ में है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हैदराबाद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लखनऊ में और कुछ इंस्टीट्यूट हैं आपके। एक है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि नेशनल वेजिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल वेजिटेशन वेजिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल वेजिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने आपसे बोला, आपका एक यहाँ पर बीरबल साहनी है, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति, पुरा वनस्पति अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान किसको बोलते हैं? रिसर्च को। तो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति मतलब पैलियोफाइट्स, पैलियोफाइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? ये भी लखनऊ में है। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। सर गन्ने का कोयम्बटूर होगा? नहीं, वो गन्ना प्रजनन का है। ठीक है, गन्ना प्रजनन है कोयम्बटूर में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश्ड, ये संगठन कब बना था? 1987 में बना था इसका हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? काठमांडू में है। ठीक है, कहां पर है? काठमांडू में। स्थापना इसकी हुई थी 1985 को, 1985। कब आपका? तो आप बोलेंगे भैया 8 दिसंबर 1985। कितनी कंट्री हैं इसमें जो साथी आपका सहयोगी हैं? तो आप बोलेंगे भैया इसमें 8 सदस्य हैं, मतलब 8 कंट्री हैं इसमें। और जो 8वां सदस्य है वो है इसमें अफगानिस्तान।
8वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान, जो कि 2007 में जुड़ा था, तो बहुत बार पूछा जाता है। बाकी एमबीबीएस पानी, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बिल्कुल ठीक है सचिन कुमार, एकदम सही है। तो क्या बोलेंगे आपका? लेकिन यहीं पर सदस्य देश के अलावा आपसे पूछ ले पर्यवेक्षक देश, मेंबर्स के अलावा ऑब्जर्वर कंट्री आपसे पूछ ले, ऑब्जर्वर हमेशा कितने कहेंगे? ऑब्जर्वर तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर भैया 9 कंट्रीज हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 कंट्रीज, 9 देश हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। 1966 में इसकी साथ ही स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को ये क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें साथ ही मैं मेंबर्स पूछूं आपसे, कितने सहयोगी हैं? मेंबर्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे इसमें मेंबर्स 68 हैं, जिसमें 49 कंट्रीज तो साथी आपका कहाँ से आती हैं? एशियन है, और आपका 19 कंट्रीज जो हैं वो पैसिफिक हैं, यानी प्रशांत क्षेत्र की हैं। ऐसा नहीं है कि एडीबी में सारे जितने भी आपका कंट्री हैं वो सिर्फ एशिया के ही है, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो मेंबर्स कितने हैं? 68 हैं। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो आप बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? असाकावा। असाकावा नाम याद रखना है। मासातसुगु, पूरा नाम तो है मासातसुगु असाकावा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? 5 परमाणु शक्तियों का समूह है, या आपका 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, या 5 आपका मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, या आपका साथी 5 पोटेंशियली स्ट्रांग मेंबर्स हैं, यानी यूएन सुरक्षा परिषद के 5 संभावित रूप से मजबूत। तो ये बात तो गलत हो गई। यूएन सुरक्षा परिषद में क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, इन सब के पास क्या है? आप कहेंगे भैया परमानेंट मेंबरशिप है, सुरक्षा परिषद में इन लोगों के पास स्थायी सदस्यता है। ब्रिक्स में चाइना है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है जी, तो यानी कि ये बात तो कैंसिल होगी, क्योंकि चाइना के पास पहले से है, चाइना के पास पहले से है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। भैया एक बार सार्क के सदस्यों को ओरली बोलिए। देखो, एमबीबीएस मतलब होता है, एम से मालदीव होता है, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश होता है, और आपका एस से श्रीलंका होता है, पी से पाकिस्तान होता है, ए से अफगानिस्तान होता है, एन से नेपाल होता है, आई से इंडिया होता है ना। तो ये बात तो कैंसिल हो गई। 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, तो आप कहेंगे जी भैया। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं तो मुझे बताओ ब्रिक्स को कब फाउंड किया गया था और कौन कौन से कंट्री हैं? आप बोलेंगे भैया ब्रिक्स को इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। B4 क्या है इसमें? ब्राजील है। R4 इसमें क्या है? आपका रूस है, रसिया है। I4 अपना प्यारा देश भारत है। C से साथी आपका चाइना है, और S से आपका साउथ अफ्रीका है। सबसे बाद में कौन जुड़ा था? भैया साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा? अगले वर्ष 2010 में। ब्राजील की करेंसी मुझे बताइए। आप कहेंगे रियल है भैया, रियाल भी कई बार बोलते हैं। रूस की करेंसी बताइए, रूबल। इंडिया की करेंसी बताइए, आप कहेंगे रुपया। चाइना की करेंसी बताइए, तो आप कहेंगे रमिन भी है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप कहेंगे भैया रमिन भी है। साउथ अफ्रीका की मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे रैंड करेंसी है। तो इन सब की जो मुद्रा है उनका पहला लेटर क्या होगा? आप कहेंगे भैया आर लेटर है। तो आर लेटर होने की वजह से आर कितनी बार आया? आर रियल।
रूबल, रुपया, रमिनबी, आर से रैंड, तो इन पांचों को ही हम क्या बोलते हैं, R5 बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को R5 कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं हम किसकी, कि इन सब का एक बैंक है, उस बैंक का क्या नाम है, ये मैं आपसे पूछूंगा। ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी उसको हम बोलते हैं, जो 2014 में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, यानी चाइना में है, संघाई में। तो ये कौन है, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो अभी विकसित नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य होते हैं? बहुत बढ़िया मोहम्मद रफीक, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? 145, 164, 160, 150, तो आप क्या बोलेंगे, 164 है जी, 164 है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना नाम था वो था भैया आपका गाट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसी नाम से आप समझ गए होंगे, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मेरे साथ बोलते हैं ना दोस्त, आप जहां कहीं भी है बस मन मन में बोलते रहिए। ठीक है, तो गाट हो गया, जो गाट है ये बना था आपका 1948 में। 1948 में हेडक्वार्टर इसका था आपका उस टाइम पे जानेवा। और इसके लिए जो आपका समिट हुआ था उसको बोलते ब्रेटन वुड्स समिट, ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था। बाद में क्या होता है कि 1994 आते आते, देखना इस बात को, 1994 आते हुए एक आपका मारेकस ट्रीटी हुई, मारेकस समझौता या मारेकस संधि जिसको हम बोलते हैं। और 1995 में बना आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें सदस्य कितने हो गए आपका, 164। लेकिन मैं पूछूं इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है, जो हर साल बदलते रहते हैं लगभग। तो पर्यवेक्षक देशों की जो संख्या है वो आपका साथी 23 है। कितनी है, 23 है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर इसके हिसाब से। लेकिन अभी घोषणा हुई कि WTO में, जो आपसे पूछा जा सकता है, 2 नए सदस्य कौन से शामिल होंगे? WTO में 2 नए सदस्यों के शामिल होने की बात हुई। 2 नए मेंबर्स कौन कौन आए? पहला मेंबर है कोमोरास, कोमोरास कंट्री। और दूसरा मेंबर है साथी आपका तिमोर। तिमोर भी कौन सा, तिमोर लिस्ते। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जिनकी WTO में शामिल होने की बात हुई है। कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे आएंगे। फिर GS की कोई किताब बता दी जिससे ये सब कवर हो। बुक बहुत सारी हैं साथी आपका, ठीक है, जो कवर करेंगी। अब सारी किताबें तो मैंने भी नहीं देखी, बस मुझे ये पता है कि पैटर्न ये है। बाकी आपका अगर बात करें, हमारे पास किताब है GS निधि, बच्चों के पास होती हैं अक्सर, ऑब्जेक्टिव बुक है। और एक हमारा आपके पास आजकल मार्केट में किताब है बहुत पिनेकल, अच्छी बुक है, आपके पास वो है तो ऐसा नहीं है कि वो GS निधि खरीदना है ना। तो जो भी किताब है, ये 2 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताब है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे आएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे? 1 अगस्त 1969, 10 अगस्त 1966, 12 अगस्त को, या फिर 15 अगस्त? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है भैया वो बंगलौर में है, बंगलौर में। ठीक है, इसरो का टैगलाइन क्या है, किस टैगलाइन पर है इसरो? तो आप कहेंगे इसरो की है भैया
मानव जाति की सेवा के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन, ऐसे ही आता है। डीआरडीओ का पूरा नाम बताना जरा। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यही डीआरडीओ कब बना था साथी? आपका 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे आपसे तो आप कहेंगे भैया नई दिल्ली है, नई दिल्ली। इसका जो साथी आपका टैगलाइन है वो संस्कृत में है, बलस्थ मूलम विज्ञानम, बलस्थ मूलम विज्ञानम, इसका टैगलाइन है, वो डीआरडीओ का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल दिल, हाँ अच्छी बुक है वो। ठीक है, आगे आते हैं। अभी बुक पढ़ने के चक्कर में मत लग जाना एग्जाम टाइम के नज़दीक में, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको उसमें कंफर्ट लगता हो, नहीं तो मतलब काफ़ी समय चाहिए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? जो साथी पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, कल्पक्कम, कैगा या काकरापार? सबसे पहला है तारापुर। बताइए किस स्टेट में है तारापुर? भैया 1969 में ये बना था और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम, कल्पक्का तुम मिलने, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कैगा साथी आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। काकरापार साथी आपका गुजरात में है, गुजरात में है। बड़े पूछे जाते हैं। और एक आपका साथी रावत भाटा पूछा जाता है। आप बताएं रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पर है? एक नरोरा बहुत पूछा जाता है। तो रावत भाटा आप क्या कहेंगे भैया? राजस्थान में, राजस्थान में। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, अपने डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये क्या है? न्यूक्लियर प्लांट है जो खूब पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? पुराना तो गया 1969 का, क्या आपका तारापुर महाराष्ट्र। अब पूछो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर 1974 में तो राजस्थान में हुआ था। अबे भैया वो परमाणु परीक्षण था, ये न्यूक्लियर प्लांट है, वो आपका एटॉमिक टेस्ट था। दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ वो 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। 1998 में हुआ था, फिर वो हुआ था आपका किसके नाम से? ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था। ठीक है, दोनों बातों में बहुत अंतर है, इस पे फोकस करना है, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है। अब कुछ साथियों ने बुक की बातें शुरू कर दी हैं, इस पे फोकस करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा? सबसे पुराना तो वो है कुडनकुलम। सबसे बड़ा सॉरी, पुराना तो कौन सा है आपका? तारापुर है, कुडनकुलम। ये रूस की सहायता से, मुझे बताइए रूस की हेल्प से किस स्टेट में इसको स्टेब्लिश किया गया था? तो आप बोलेंगे रूस की हेल्प से भैया तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब बाकी आप देखोगे 1200 2400 मेगावाट के हैं, ये 6000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है। जैसे रावत भाटा हमने स्थापित किया था जो राजस्थान में है, किसकी हेल्प से? रावत भाटा कनाडा की हेल्प से। कहाँ पर? राजस्थान में। जैसे जैतपुर है एक आपका महाराष्ट्र में, जैतपुर, ये किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, उसी को हेल्प बोलते हैं। ठीक है, कैगा काकरापार और आपका कैगा काकरापार और तारापुर की बात हम कर चुके हैं।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया शंकर चौधरी जी, थैंक यू। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी समाधि को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? विजय घाट किसकी आपका समाधि है? क्या बोलेंगे? आपका समाधि समझते हैं ना, जहां पे व्यक्ति को जैसे अगर हम बात करें, हिंदू व्यक्ति है तो उनको क्या शवदाह किया जाता है? शवदाह का मतलब क्या है कि उसको जलाया जाता है। और जैसे आपका इस्लाम में है कोई, तो उनको क्या होता है? दफनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे आपका विजय घाट? बी आर अंबेडकर, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर राजीव गांधी? तो क्या बोलेंगे भैया? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो समाधि है उसका नाम है आपका साथी चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहा जाता है इसको। इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है, आयरन लेडी थी, शक्ति स्थल, शक्ति से काम करती थी, शक्ति स्थल। राजीव गांधी जी की जो समाधि है वो वीर भूमि है, वीर भूमि। मुझे बताओ महाप्रयाण घाट किसकी समाधि है? मतलब वहां पे कुछ आपका मॉन्यूमेंट बना दिया गया तो वो फिर घाट कहलाया। महाप्रयाण घाट हो गई जैसे आपका। अभय घाट किसकी समाधि है? अभय घाट किसकी समाधि है? ठीक है। एक मुझे बताओ सदैव अटल किसकी समाधि है? सदैव अटल ये किसका समाधि स्थल है? एक आप मुझे बताओ शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन बताएंगे। तो महाप्रयाण घाट जो है साथी वो आपका, ये तो लाल बहादुर शास्त्री हो गए। महाप्रयाण घाट है आपका राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अभय घाट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी को जानते हो ना, ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। यानी पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान और भारत का भारत रत्न। सदैव अटल किसका है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और शांतिवन ये नेहरू जी का है। नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का समाधि स्थल है? विजय घाट महात्मा गांधी जी का तो आप जानते ही राजघाट है, सब लोग जाते हैं, सारे नेताजी लोग जाते हैं वहां पर। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हम कर चुके हैं दोस्त। आपका क्या बोलेंगे भैया? इनका तो हो गया आपका कौन सा? विजय घाट हो गया। इंदिरा गांधी जी शक्ति स्थल हो गया, इनका सदैव अटल हो गया, सदैव अटल। निम्नलिखित शहर में से किस शहर का नाम ब्लू सिटी है? पहले तो आंसर करें, कल मैंने आपको, अभी कल नहीं परसों बताया था मैंने आपको, ब्लू माउंटेन। कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, ब्लू माउंटेन। तो आप कहेंगे नीलगिरी को, नीलगिरी को। तो क्या बोलेंगे? ब्लू सिटी कोटा या जोधपुर? तो आप कहेंगे जोधपुर होगा भैया। क्या होगा? जोधपुर होगा। जैसलमेर को साथी हम क्या बोलते हैं? गोल्ड या येलो सिटी कहा जाता है। गोल्ड या फिर येलो सिटी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं पिंक सिटी कौन सा है, तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। मैं आपसे पूछूं ब्लू, ब्लू सिटी तो आपको क्वेश्चन में ही पूछा गया। व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी भैया उदयपुर है। क्या है? उदयपुर है आपका व्हाइट सिटी। मैं आपसे पूछूं ग्रीन सिटी किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम है, जो कि कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, केरला में। एक आपसे पूछा जाता है ऑरेंज सिटी कौन सा है? ऑरेंज सिटी कौन सा है? वो नागपुर है, महाराष्ट्र में। जयपुर और उदयपुर राजस्थान में है। वो कहाँ के हैं? वो राजस्थान के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? टी प्रकाशम, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर आपका चितरंजन दास होंगे? तो क्या कहेंगे भैया? डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं। तुषार जैन जी, बहुत अच्छा लगता है जब साथी ऐसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी का
इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। वेरी गुड। उदयपुर को व्हाइट सिटी क्यों बोलते हैं, सब बताया हुआ है साथी, क्योंकि वहां पर मकान सफेद हैं बहुत सारे। जयपुर में जो सवाई जयसिंह ने 1727 में उसको गुलाबी पुतवाया था, तो उसके जो बाजार है, मुख्य बाजार, जब कभी आप हवा महल देखने जाएंगे तो हवा महल वाली जो लाइन है वो सारी गुलाबी उस पर पेंट होता है। और गुलाबी के अलावा कोई और कलर करवाओगे तो उसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज देने पड़ेगा पहले। तो लोग सोचते क्यों दें, गुलाबी ठीक है, पिंक ही ठीक है। तो किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, एक बार बताएंगे। टी प्रकाशम है क्या, तो आप कहेंगे जी भैया आंध्र के केसरी हैं। पंजाब केसरी कौन है, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी थे टी प्रकाशम। पंजाब केसरी कौन है बताएं जरा, भैया वो लाला लाजपत राय हैं, उनको तो जानते हैं सब लोग। बिहार केसरी कौन थे ये बताइए, तो बिहार केसरी हैं श्री कृष्ण सिंह। कौन है, श्री कृष्ण सिंह हैं। चितरंजन दास, ऑप्शन डी, ये किसके गुरु थे, आप कहेंगे भैया सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। इनको बोलते थे हम क्या, देश बंधु, देश बंधु। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। और कल मैंने इनको बताया था, जरा बताएं आपने रिवीजन किया या नहीं किया। 15-20 मिनट रिवीजन किया करो क्लास में आने से पहले, या शाम को कर लिया करो। अच्छा मुझे बताओ, फ्रंटियर गांधी हो गया। अब मुझे एक बात बता दो आप लोग कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो भारत रत्न मिला वो किस वर्ष मिला था। बहुत बढ़िया अंकित, आगे आगे। किस फिल्म ने सबसे अधिक ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की सबसे पहले बताओ शुरुआत, तो ये मेरे साथ सोचना है आपको, जैसे मैं बोलूं शुरुआत तो आप सोचें। 1929, इनको ही साथी हम क्या बोलते हैं, अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं। इन्हीं को साथी आपका क्या बोलेंगे, अम्पास द्वारा दिया जाता है। अम्पास का मतलब होता है अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर, एम से मोशन, पी से पिक्चर, अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर, ए से आर्ट और एस से आर्ट एंड साइंसेज। अम्पास के द्वारा कौन से थिएटर में दिए जाते हैं ये, कोडेक थिएटर में, कोडेक थिएटर जो कि हॉलीवुड का है, अमेरिका। और साथ ही कोडेक थिएटर का जो पहला प्रोग्राम हुआ था इसका, पहली बार जब इनको दिया गया था तो किस होटल में दिया गया था, रूजवेल्ट होटल में, रूजवेल्ट होटल में। $5 का खर्चा लिया गया लोगों से इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो सबसे ज्यादा अवार्ड हैं वो टाइटैनिक के हैं। टाइटैनिक के अलावा भी कोई मूवी है क्या जिसने, जैसे अब मगर बात करूं, टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर जीते एक ही मूवी ने। टाइटैनिक आप जानते ही होंगे, जहाज डूबने वाली कहानी, साथ में प्रेम कहानी भी है। तो टाइटैनिक के अलावा एक मूवी कौन सी है जिसको 11 ऑस्कर मिले हैं, बता सकता है कोई। तो आप कहेंगे भैया एक नहीं दो दो मूवी हैं ऐसी। एक तो है बैन हुर, बहुत पुरानी मूवी है बैन हुर। लॉर्ड ऑफ द रिंग, जिसमें रिंग के ऊपर वो लड़ाई होती रहती है, लॉर्ड ऑफ द रिंग। ये दो मूवी हैं जिन्होंने भी क्या क्या आपका 11-11 ऑस्कर। अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्ति कौन है, ऑस्कर जीतने वाला जो व्यक्ति है साथी, सबसे ज्यादा ऑस्कर जिसने जीते हों, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपके जवाब का इंतजार करूंगा कि आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऑस्कर इंडियंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्कर पहला कौन है भारतीय, बताना जरा। ऑस्कर प्रथम किसको मिला, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, भारतीयों की बात अगर मैं करता हूं, तो सबसे पहले मिला भानु अथैया को। भानु अथैया कब मिला था इनको, 1983। किस बात के लिए मिला भैया, जो गांधी मूवी आई थी उसमें रिचर्ड एटनबरो की गांधी मूवी थी, रिचर्ड एटनबरो उसके डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, और उस फिल्म में एक्टिंग की थी, गांधी जी का रोल निभाया किसने, बैन किंग्सले ने। तो बैन किंग्सले की ड्रेस डिजाइन की, यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला भानु अथैया, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, ठीक है।
और दूसरे व्यक्ति कौन, अब भानु अथैया बताया वो मुझे पुरुष हैं कि महिला हैं, आप कहेंगे भैया वो महिला हैं, तो यानी कि ये कौन हो गई, ये महिला हो गई। प्रथम व्यक्ति पूछे भानु अथैया, प्रथम महिला पूछे भानु अथैया, लेकिन प्रथम पुरुष पूछ ले 1992 सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म निर्देशक थे एक। तीसरा साथी 2009 में गुलजार को मिला, जय हो के लिए। ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, और रेसुल पुकुटी। रेसुल पुकुटी, कितने लोग हो गए टोटल, आप कहेंगे भैया 5 लोग हो गए। इन सबको मिला 2009 में। आप जानती हैं अभी रिसेंट में आपका द एलिफेंट विस्पर्स को मिला, एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स एक शॉर्ट मूवी थी, पिछले ही वर्ष मिला आपका। और आर आर आर, कौन सा सॉन्ग था इस मूवी का, भैया नाटू नाटू, नाचो नाचो, इसका अर्थ होता नाटू नाटू का नाचो नाचो सॉन्ग को। तो इनको आप तक अब तक अगर बात करें 7 सेगमेंट में हमको ऑस्कर मिला है इंडिया में, 7 सेगमेंट में, है ना। बोलेंगे भी फटाफट, प्रशांत राजपूत जी बहुत अच्छा लिखा। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां, जिनकी बुनाई पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। ये किसका भाग है पोचमपल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक, तो बोलेंगे भैया तेलंगाना। पोचमपल्ली के अलावा पोचमपल्ली का नाम इतिहास में एक जगह और आता है, आपको याद होगा जब देश आज़ाद हो गया तो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनके पास बहुत भूमि थी, तो एक भूदान आंदोलन चला था, मतलब जमीन को दान कर दो, ठीक है, लैंड को डोनेट कर दो, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो इस मुहिम में हिस्सा लो, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दे दो। बड़े कमाल का आंदोलन हुआ होगा, सोच के देखिए, दे दिया होगा किसी ने, नहीं, इस देश में लोगों ने भूमि दान की। आचार्य विनोबा भावे ने उस मूवमेंट को चलाया, और पहला गांव पोचमपल्ली ही है। तब तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया। तो पोचमपल्ली पहला गांव है जहां से ग्रामदान भी शुरू हुआ था, और यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पैठनी साड़ियाँ महाराष्ट्र की, संबलपुरी साड़ियाँ आपका उड़ीसा की, ठीक है। एक हमने बात की थी आपका, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, पैठनी हो गई, संबलपुरी साड़ियाँ हो गई, एक मुझे आप बताओ केरल की कौन सी साड़ी मैंने आपको बताई थी, बोलेंगे भैया। भैया G20 में जी क्या है, जी का मतलब हमेशा ग्रुप होता है, G77, G7 7 कंट्री, 7 देशों का समूह, G77 77 देशों का समूह, है ना। तो कभी G20, ये क्या है, इसका मतलब ही क्या हुआ आपका, G4 हम बोल दें, तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, है ना। घो पुरुषों के लिए पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है। घो कहाँ पहनी जाती है, भूटान में पहनी जाती है, घो भूटान में, ठीक है। और भूटान में ही एक और आपका ड्रेस चलती है किरा, जैसे घो तो पूरी जाती है पुरुषों के द्वारा, और किरा जो है वो महिलाओं के लिए है। मुझे बताओ दोस्त, किमोनो कहाँ की पोशाक है, किमोनो एक टोपी और नीचे पूरा बड़ा सा वस्त्र, जापानी लोगों को आप अक्सर देखोगे किमोनो। एक साथी आपका हनफू ड्रेस कहाँ की है, हनफू, हनफू चाइना की ड्रेस है, चाइना की ड्रेस है। जैसे मैं आपसे पूछूं दोरा, दोरा जिसको दोरा सुरवाल भी कहते हैं, ये कहाँ की ड्रेस है, तो आप बोलेंगे भैया जी ये नेपाल की ड्रेस है, नेपाल, ठीक है भाई साहब, नेपाल की ड्रेस है। पुंचई रिक्त स्थान की पारंपरिक पोशाक है। पुंचई जो ड्रेस है उसका रिलेशन कहाँ से है, पुंचई कर्नाटक, सिक्किम, गोवा या फिर मिजोरम। पुंचई क्या बोलेंगे, वो मिजोरम की है। कर्नाटक कोई महत्वपूर्ण नहीं, सिक्किम, सिक्किम की साथ ही आपका ड्रेस बात करें, बाकू ड्रेस, बाकू ड्रेस है यहाँ की, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की फेरन है, फेरन है। असम, असम की बात करते हैं वो गमोचा है, गमोचा है। मेखला चादर कहाँ की आपका साथी पोशाक है, मेखला चादर, ठीक है। एरी चादर भी कहाँ की है, वो भी असम की है, एरी चादर, एरी चादर नहीं दी आसाम मुझे ओढ़ने के लिए, एरी चादर आसाम की है।
बहुत बढ़िया अंकित चौधरी जी, ठीक लिखा है। पर ये क्लास कितने दिन चलेगी दोस्त? मेरे भाई आप वीडियो को जो है ना शुरुआत में देखा करो, पहली वीडियो जरूर देखा करो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। आगे आएंगे। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? वो चर्चित खिलाड़ियां साथी जो रिसेंट में चर्चित हुए हों, उनको एसएससी हमेशा पूछ लेता है। बहुत बढ़िया भैया, केरल की कसावू साड़ी है। कोई नहीं, शिव वचन कक्षा आप ध्यान देंगे। भारोत्तोलन, शूटिंग, तो तिलोत्तमा सेन शूटिंग के लिए जानी जाती है, शूटिंग के लिए। अभी आपको याद होगा ओलंपिक में साथी चौथे स्थान पर रह गए अविनाश सांबले, किस खेल से संबंधित है जरा बताएं? अविनाश सांबले का संबंध किस खेल से है? तो आप बोलेंगे 3000 मीटर की साथी जो पैदल दौड़ होती है, पैदल दौड़ अर्थात स्टीपल चेज, स्टीपल चेज पैदल दौड़ से ये संबंधित है। दूसरा साथी आपका किशोर कुमार जीना, किशोर कुमार जीना किससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे भैया ये जैवलिन से हैं। जैवलिन किसको बोलते हैं? भाला फेंक को, भाला फेंक को। मैं आपसे पूछूं तजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किससे है? तजिंदर पाल सिंह जो रिसेंट में कुछ मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती या कुछ जीती, तो उस खिलाड़ी को बहुत पूछता है। शॉर्ट पुट से है, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट। मुझे बताओ सर्वेश कुसारे का संबंध किससे है? सर्वेश कुसारे का संबंध किससे है? सॉरी, आप कहेंगे भैया मेंस हाई जंप से है, मेंस हाई जंप से है, मेंस हाई जंप से। मनु भाकर का संबंध किससे है? मनु भाकर का संबंध किससे है? अब ये मेडल लेके आई तो अब सब जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया? शूटिंग से है, शूटिंग से, निशानेबाजी। मैं आपसे पूछूं अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? 57 केजी में भैया आपका ब्रॉन्ज जीता इन्होंने भी इस बार 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो ये रेसलिंग से हैं, रेसलिंग अर्थात कुश्ती से हैं, कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से। किरण पहल किससे संबंधित हैं? किरण पहल, आप बोलेंगे भैया किरण पहल का संबंध है 400 मीटर से, 400 मीटर रनिंग से, दौड़ से। मैं आपसे पूछूं लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? ये भी चूक गए आपका। क्या बोलेंगे? बैडमिंटन से है भैया, बैडमिंटन से, लक्ष्य सेन। मैं आपसे जानना चाहूं विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट पूरा देश जानता है, कैसे लड़ी, कितनी बहादुरी से लड़ी विनेश फोगाट। तो आप बोलेंगे भैया इनका भी संबंध रेसलिंग से है। इनका जीता हुआ साथी जो आपका सिल्वर है वो भी इनको नहीं दिया गया। अंकिता भक्त का संबंध किससे है? अंकिता भक्त का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे आपका? अंकिता भक्त, हाँ हाँ, आर्चरी, आर्चरी से। आर्चरी मतलब धनुर्विद्या, धनुर्विद्या। ऐसे ही एक नाम आता है फिर धीरज बोम्मोदेवा का, धीरज, धीरज, धीरज बोम्मोदेवा। वो भी किससे संबंध रखती हैं? आप बोलेंगे वो भी आर्चरी से, आर्चरी से संबंध रखती हैं। आकाशदीप सिंह, आकाशदीप सिंह 20 किलोमीटर वॉक से, 20 किलोमीटर वॉक इस गेल से संबंध रखते हैं। आकाशदीप सिंह 20 किलोमीटर वॉक से, ठीक है। किससे संबंध रखेंगे? 20 किलोमीटर वॉक से इनका रिलेशन है। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? अब जैसे शूटिंग नाम आया तो जैसे शूटिंग के क्वेश्चन है तो बच्चा ऑप्शन मिल जाए तो शूटिंग चुन देगा कि शूटिंग गार्ड उसी में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। शूटिंग गार्ड आपका यूज होता है बास्केटबॉल में। आप मुझे बताओ बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, एक शब्द होता है ओवरहेड, एक शब्द होता है इसमें अंडरहेड, अंडरहेड सिर से ऊपर सिर से नीचे, एक होता है साथ ही इसमें आपका
फ्री थ्रो, फ्री थ्रो, ठीक है। टेनिस की अगर बात करते हैं तो टेनिस में नेट प्ले और एडवांटेज दोनों बहुत पूछे जाते हैं। एडवांटेज शब्द का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं दोस्त आपका, अगर हम वॉलीबॉल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल के लिए स्पाइकर्स और पेनिट्रेशन, स्पाइकर्स और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है। टेबल टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो चॉप और आपका साथी वॉली शब्द का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया, बताइए जरा। बहुत सारे साथियों ने लिखा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, कुछ 7, कुछ 11 लिख रहे हैं। अरे ये तो गलत बात है। कितनी बार आपको सिखाया मैंने, बास्केट फेंकी जाती है ऐसे हाथ से, तो हाथ में कितना होता है, 1 2 3 4 5 उंगलियां और अंगूठे मिला के। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो होती है आपका 5। वॉली में 6 लेटर्स, तो क्या बोलेंगे वॉलीबॉल में, वॉली में 6 लेटर्स। एक साथी क्या होता है, नेट कब ऑन करोगी, नेट, नेट क्या होता है आपका 7, क्योंकि उसने बोला नेट कब, कब का मतलब होता है कबड्डी भी इसी में है। नेट कब ऑन करोगी, तो 7, 7 7 हो जाएंगे हम फिर। नेट कनेक्ट ऐसे तो होता है, बहुत दूर का व्यक्ति भी पास हो जाता है, 7 7 हो जाता है। एक साथी आपका बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में खिलाड़ी, तो आप बोलेंगे वहां 9 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होते हैं 11, तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है, इसमें बॉल फेंकनी होती है, वो बास्केट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, बास्केट की ऊंचाई आप कहेंगे भैया 3.05 मीटर होती है, 3.05 मीटर। और जो इसका मैदान होता है, जो इसका कोर्ट होता है, वो कोर्ट होता है 28 × 15 मीटर, यानी 28 मीटर तो उसकी लेंथ होती है और 15 मीटर उसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। बहुत बढ़िया सर, टेबल टेनिस चाइना का गेम है, बहुत शानदार। बेसबॉल भी बताइए कहाँ का गेम है, जैसे आपने टेबल टेनिस बताया ऐसे बेसबॉल बताएंगे तो आप कहेंगे बेसबॉल तो भैया क्या सोचा, अमेरिका का है। ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बोलेंगे ये बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं, ड्रिबलिंग, पासिंग और आपका शूटिंग, ठीक है। आगे आएंगे, जैसे बैडमिंटन की बात करते हैं, शटल कॉक, लव और नेट बहुत पूछे जाते हैं। शटल कॉक तो पूछा ही जाता है, लव और नेट। निशानेबाजी से एक शब्द अक्सर पूछा जाता है, बुल्स आई, बुल्स आई समझ रहे हैं ना, जिस पे निशाना लगाना होता है, जो सेंटर में होता है एकदम निशानेबाजी के, यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, बुल्स आई बोलते हैं, ठीक है। आगे, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है, शॉट्स फायर्ड, हंटिंग द हार्ड वे, फायरिंग पॉइंट और ए शॉट एट हिस्ट्री, तो आप कहेंगे ए शॉट एट हिस्ट्री, ये इनकी किताब है। अगर मैं बात करता हूं साथी आपका कि कब इनको मिला था आपका स्वर्ण पदक, तो आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा जी को भैया 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग में, बीजिंग, बीजिंग ओलंपिक में मिला था। और जब बीजिंग ओलंपिक में इनको मिला दोस्त आपका, तो ये पहले इंडियन बने थे गोल्ड जीतने वाले, पहले इंडियन, यानी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली। टीम के रूप में तो हम, हॉकी टीम हमारी जीत चुकी थी इनसे पहले भी, तो ये टीम के रूप में। अच्छा, गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा जी के लिए बुक लिखी वो किसने लिखी, क्योंकि वो भी गोल्ड विनर हैं हमारे। एक गोल्डन बॉय, एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किसने लिखी है, एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो आप कहेंगे भैया ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने, नवदीप सिंह, नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। सर ये मुझे कल के कपड़े पहन के रिकॉर्डेड क्लास लग रही है। सोनू जी बहुत थैंक यू। नहीं भाई साहब, आज ही की क्लास है। 7:49 टाइम तो देख लो, उधर बोर्ड पे भी आ रहा है यार, अपने घड़ी से मैच तो कर लो उस टाइम को।
और क्या बताऊं तुम्हें, ऐसे कैसे। 7:49, 27 अगस्त, और तुम्हें दिखेगा नहीं वहां से। कहने का मतलब है कुछ खबर ऐसी दे दूं, जैसे ऐसे समझ लो, कल पावेल का इस्तीफा हो गया और रात सबने वीडियोस बना दी उसके लिए कि भैया टेलीग्राम का जो पावेल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, अब बस घर के गांव गए हुए हैं सब, सब गांव गए हुए हैं, तो फिर मैं घर नहीं गया। अब घर नहीं गया तो वही कपड़े पहन रखे हैं। हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक में जीता। किस में जीता है मनु भाकर ने? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर हॉकी? बताएंगे जी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक, तो कौन सा गेम खेलती हैं ये? तो आप कहेंगे भैया ये गेम खेलती हैं आपका निशानेबाजी, निशानेबाजी। ठीक है, याद रख लेना, दो ओलंपिक मेडल जीते हैं इन्होंने एक ही इवेंट में। जानते ना इस बात को? एक ही इवेंट में, भाई एक में तो अकेले जीता, और एक जीता आपका किन के साथ में? सरबजोत सिंह के साथ में। ठीक है, तो 25 मीटर जो पिस्टल था इनका, 25 मीटर पिस्टल में यहां पर ये चूक गई, यहां पर इनकी 4th रैंक आई। 10 मीटर में इनको साथी आपका ब्रॉन्ज मिला, ब्रॉन्ज मिला। और एक किसके साथ में ब्रॉन्ज मिला इनको? सरबजोत के साथ में, मिक्स्ड। वो भी कितने में था आपका? 10 मीटर, 10 मीटर था, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये निशानेबाजी में इन्होंने आईएसएसएफ में क्या जीता? गोल्ड जीता। मुझे बताओ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 में, उनका क्या, इनका कौन सा मेडल आया था? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मॉडल आपका मेडल इन्होंने जीता था? तो आप बोलेंगे भैया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने जीता था आपका क्या? 25 मीटर में गोल्ड। सबसे ज्यादा चांस इनके यहाँ थे भैया 25 मीटर को बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, 25 मीटर में, 25 गोल्ड नहीं, 25 मीटर में गोल्ड, ऐसे याद रख लेना, 25 मीटर में गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स जो हुए थे 2022 में, एशियन गेम्स हुए आपका 2022 में, ठीक है, वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता था। किस में जीता था? 25 मीटर में, 25 मीटर में। तीसरा आपका साथी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई, तो शूटिंग चैंपियनशिप में भी साथी इन्होंने क्या? गोल्ड जीते थे 2, और किस में? 25 मीटर में, 2 गोल्ड। तो कहने का मतलब है आप जिस चीज में विशेषज्ञ हैं जरूरी नहीं है आप उसमें हमेशा बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कहां पर आया? आप कहीं और बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी जीवन में कुछ ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि रहा यही है, वो कहीं और भी बन सकती है। सीधा सा सिद्धांत है। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष में किया गया, ओलंपिया में 300 ईसा पूर्व में, 872 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में, 205 ईसा पूर्व में, 205 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आधुनिक ओलंपिक कहां से शुरू हुए थे, जो मॉडर्न ओलंपिक थे, आधुनिक ओलंपिक, तो आप बोलेंगे भैया वो तो शुरू हुए हमारे कब से? आधुनिक ओलंपिक 1896 ग्रीस, यूनान से, एथेंस से। कहाँ से? एथेंस से शुरू हुए थे। और पहली बार जब ये हुए तो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल हुए। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल कितने दिन हो गए टोटल बताएंगे? 6 अप्रैल से, यानी कि कुल 10 दिन ये गेम चले थे। शुरुआती पहले वाले कितने दिन चले थे? कुल 10 दिन चले थे। हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स? कौन जनक है? तो एक टीचर थे पियर डी कोबार्टिन, उन्होंने बोला कि भाई खेल बच्चे की, पियर डी क्या, कोबार्टिन क्या बोलेंगे, खेल बच्चे की साथी क्या करता है आपका? जन्म देता है। किसको जन्म देता है आपका? बोलेंगे आपका किसको जन्म देता है? तो आप कहेंगे भैया वो जन्म देता है आपका किसको? ओलंपिक गेम्स को। मुझे बताओ इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक डे, भाई ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक कमेटी बनाई गई, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो जिस दिन कमेटी बनी थी आपका,
तो आप कहेंगे भैया इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 में क्या हुआ था आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी, आईओसी बनी थी, आईओसी बनी थी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। जिसके साथ ही आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो आप कहेंगे भैया विकेलस थे, विकेलस, विकेलस थे, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो प्लीज रितेश जी, जहां जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ पूछो, है ना। पहली फिल्म कौन सी थी वो मैं बोलूंगा कि राजा हरिश्चंद्र की 1913 में आई पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई, ठीक है, आरदेसर ईरानी की 1931। तो कोई अर्थ नहीं है, इस पे फोकस करें। जैसे ओजस्वी श्रीवास्तव ने ऐसे कनेक्ट करें, उन्होंने सोचा है 2024 ओलंपिक पेरिस और उन्होंने लिखा 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में है, ऐसा सोचें रिलेटेड चीजें। आगे निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया, गेम्स वाइड ओपन, हेल्ड योर होप हाई, मूव ऑन विद द गेम्स, लेट्स मेक इट हैपन। तो 2024 का साथी क्या बोलेंगे, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन का मतलब क्या है, खेलों का पूरा खुलापन। इस बार जो साथी मैस्कॉट रहा, शुभंकर रहा, वो क्या रहा, तो मैस्कॉट रहा है इस बार फ्रीज। क्या बोलेंगे, फ्रीज। गेम कब से कब तक हुए थे, तो आप बोलेंगे भैया गेम्स हुए 26 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त। कितने दिन चले जरा बताएं, मैं आपसे पूछूं कितने दिन चले थे ये गेम्स, आपका आंसर आना चाहिए। ये कौन से गेम थे भैया, ये 33वें गेम थे, 33वें गेम्स थे, ठीक है। भारत की रैंक क्या आई बताएंगे एक बार, इंडिया की रैंक क्या आई, तो आप बोलेंगे भारत की जो रैंक आई वो आई जी 71। पिछली बार कितनी गिर गई, पिछली बार से कंपैरिजन करें, 71 रैंक आई भारत की, 71वीं रैंक। पिछली बार कितनी रैंक थी हमारी, बोचे सोचे जरा, 48। तो कितने का अंतर आ गया वो देख लें ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो क्या बोलेंगे भारत ने क्या जीता था इस बार, एक सिल्वर आया आपका, एक सिल्वर आया, और साथ ही साथ में क्या है, आपका ब्रॉन्ज आए, 5 ब्रॉन्ज आए, ये बात याद रखें। एक साथी बता रहा हूं मुझे, जो पहला स्थान रहा वो किसका रहा, फर्स्ट प्लेस किस कंट्री का रहा है, तो आप बोलेंगे भैया 40 गोल्ड के साथ में 40 गोल्ड के साथ में चाइना रहा। 38 गोल्ड किसके आए, गोल्ड का मतलब होता है टोटल मेडल से कोई मतलब नहीं होता, टोटल मेडल तो यूएसए के 124 थे और चाइना के आपका 91 थे। जापान थर्ड पे आया है, क्योंकि जापान के जो मेडल हैं वो 20 गोल्ड हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ एक सिल्वर जो हमने जीता वो किस गेम में जीता, फटाफट से बताएंगे। बहुत सही, बहुत अच्छी आपने लिखा सब लोगों ने, 71वीं रैंक है जी, 71वीं। गोल्ड कोई नहीं, आगे आएंगे, ऊपर दिखाओ। ठीक है सौदागर यादव जी, उसका चुनाव आप कर सकते हैं, वो आप जाने, वो आपकी मर्जी है, मैं स्वागत करता हूँ उस बात का आगे आएंगे, लेकिन उस बात का कोई अर्थ नहीं है आपकी का जो आप कह रहे हैं। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे कब, ओलंपिक के साथ ही आप जानते हैं छल्ले होते हैं, ओलंपिक के जो छल्ले हैं, तो 1937 में, 1933 में, 1917 में, 1913 में, 1913, 1913, 5 छल्ले। और याद रख लेना 1912 में बना था, छल्ले प्रदर्शित कब हुए, 1912 में, सार्वजनिक रूप से, मतलब बने थे, इसमें प्रस्तुत हो गए 1913 में सार्वजनिक रूप से। किसने बनाए थे ये छल्ले, तो भैया वही जो फादर हैं ओलंपिक के, पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी कोबार्टिन।
ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? भाई पहले ओलंपिक कब हुए भैया? 1896 में। और ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी? 1904 से। यानी 1896 और 900 में तो सिर्फ आपका आपका क्या दिया गया? सर्टिफिकेट्स दिए गए, मेडल तब दिए ही नहीं गए। अब मुझे बताओ, ओलंपिक के छल्लों में जो रंग होते हैं वो जानते हैं आप? जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ यूरोप का कलर कौन सा है, यूरोप महाद्वीप का? तो यूरोप का आप क्या बोलेंगे भैया? ब्लू कलर है, नीला रंग है, नीला रंग है। जैसे मैं आपसे पूछूं एशिया का रंग कौन सा है? एशिया का भैया येलो है, यानी कि आपका पीला रंग है। मैं आपसे पूछूं अफ्रीका का कौन सा कलर है? अफ्रीका का भैया ब्लैक कलर है। जानते होंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं अमेरिका, अमेरिका में दोनों आते हैं, नॉर्थ और साउथ। अमेरिका में तो आप बोलेंगे भैया रेड कलर होता है। मैं आपसे पूछूं दोस्त ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कलर है? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का भैया ग्रीन होता है। तो कितने कवर होते हैं कुल कॉन्टिनेंट की बात करें? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दो यहाँ हो गए, 5 और एक 6। कौन सा कॉन्टिनेंट इस फ्लैग में नहीं आता है, ये बताएंगे। बहुत बढ़िया भैया, नीरज चोपड़ा जी ने जीता। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? कितने दिन चल सकते हैं? अभी चले आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त, तो मैक्सिमम अभी जो ओलंपिक खेलों की अवधि है वो 16 दिन है। कितने दिन चलेंगे? मैक्सिमम 16 दिन। इसीलिए कब से कब तक चले थे? 25 जुलाई से 11 अगस्त तक चले भैया, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी जो 16 दिन चले, जैसे आप सब लोग नीरज चोपड़ा लिख रहे हैं, मुझे बताओ नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता, पिछली बार गोल्ड आया था इनका। नीरज चोपड़ा जी ने इस बार जो भाला फेंका वो कितने मीटर फेंका, ये बताओ। भाला फेंका कितने मीटर फेंका था? तो क्या बोलेंगे? 89.34 मीटर भाला इस बार फेंका। ठीक है। और किसने जीता था? इंडियन हॉकी टीम ने। इंडियन हॉकी टीम ने साथी इस बार आपका क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। भाई एक सिर्फ इन्हीं का सिल्वर आया, बाकी सबके ब्रॉन्ज हैं। तो कांस्य पदक जीता इन्होंने। तीसरा कौन जीती थी? मनु भाकर। और दूसरा भी अगर बात करें, एक और किसने जीता? वो भी मनु भाकर। इनके साथ मिलके भैया सरबजोत सिंह जी के साथ मिलके। कितने मीटर में जीता जरा बताएं? कितने मीटर में जीता? एक साथी शूटिंग में ही रहे आपका स्वप्निल कुसाले, तो आपसे पूछ सकता है स्वप्निल कुसाले, ये भी किससे थे? ये भी शूटिंग से थे। स्वप्निल कुसाले क्या बोलेंगे भैया? शूटिंग से हैं। ठीक है, तीनों के तीनों शूटिंग से थे। एक साथी आपका जीता अमन सहरावत। कितने केजी में जीता अमन सहरावत ने? 57 केजी में। 57 केजी फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल 57 केजी फ्री स्टाइल। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? आगे। वेरी गुड, वेरी गुड भैया। टोटल मेडल्स हमारे 41 हो गए। हाँ जी, अब तक हमारे 35 थे इस ओलंपिक से पहले। 6 मेडल ओलंपिक में इस बार आ गए हमारे। ठीक है। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक स्वतंत्र भारत में, तो आप क्या बोलेंगे? 1948 में जीता भैया, 1948 में। ये दरअसल में लंदन ओलंपिक थे। और सीधी सी बात है, हम किससे 1947 में हम उपनिवेश से मुक्त हुए और ब्रिटेन ने हमको उपनिवेश बना रखा था। ब्रिटेन ने हमको, क्या हम गुलाम थे तब तक? ऐसे बोलेंगे भैया, उपनिवेश थे। हमने वहां जाकर के उन्हीं को फाइनल में हराया था। और इसके जो कैप्टन थे, इसके कैप्टन बहुत पूछे जाते हैं। आज़ादी के बाद जब हमने गोल्ड जीता तो उस हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? किशन लाल थे, किशन लाल। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया पहला गोल्ड। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ पहला मेडल कब आया था हमारा ओलंपिक में? किस ईयर में आया था? पहला मेडल आया था हमारा 1952, हेलसिंकी ओलंपिक। हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक। ठीक है, 1952। कौन जीते थे भैया? रेसलिंग में जीते थे बाबा केडी जाधव।
बाबा तो हम सम्मान से बोलते हैं। नाम क्या है उनका? केडी जाधव, खसाबी दादोजी जाधव। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, आगे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? जब गेम शुरू होते हैं तो एक आपका सेरेमनी होती है, उसमें फ्लैग लेके चलता है कोई, तो फ्लैग लेके चलते हैं, तो प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? वो पुरमा बनर्जी हैं। पहली बार भारत की तरफ से इन्होंने साथी, जो एंटवर्प में बेल्जियम में ओलंपिक हुए थे 1920 में, तब ये ध्वज लेके चली थी। इस बार कौन ध्वज लेके चला था बताएंगे? शुरुआत में भारत के ध्वज कौन लेके चला था इस बार, बताएं एक बार। 2024 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी 1894 में, ऐसे ही ओलंपिक संघ बना था साथी आपका 1927 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, क्या सुरेश कलमाड़ी? बोलेंगे नहीं भैया। एन रामचंद्रन, विजय कुमार मल्होत्रा या सर दोराबजी टाटा? क्या बोलेंगे भैया? एच डी टाटा थे, एच डी टाटा। आपसे पूछ ले पहले सेक्रेटरी कौन थे, पहले सचिव कौन थे, तो आप बोलेंगे भैया वो हैं ए जी नोहरन, ए जी नोहरन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो पहली महिला बनी कौन? पीटी उषा, प्रवल्लिकांति टेक परमेल उषा। और अगर मैं पूछूं भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बोलेंगे नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का पूछ लूं, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, वो लुसानी में है, स्विट्जरलैंड में है, लुसानी। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? मतलब आपका साथी क्या जीते उन्होंने? इंडिविजुअल जीते हैं, टीम के साथ नहीं, अकेले जीते हैं। दो पदक, मीराबाई सानू, द्युति चंद, पीवी सिंधु या फिर अंकिता रैना, बताएंगे जी। तो मीराबाई चानू जी के पास तो एक आपका मेडल है, पीवी सिंधु हैं भैया, पीवी सिंधु, इनके पास दो मेडल हैं। 2016 रियो में इन्होंने जीता था सिल्वर, और 2020 वाले जो 21 में हुए टोक्यो, वहां पर इन्होंने आपका क्या जीता था? सॉरी, वहां पे ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, ब्रॉन्ज। एस फॉर सिल्वर, बी फॉर ब्रॉन्ज। ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करूं दोस्त, मुझे बताना पीवी सिंधु किस किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आप कहेंगे बैडमिंटन से। मैं आपसे पूछूं दोस्त, बैडमिंटन में पहली महिला कौन सी हैं जो, या बैडमिंटन में पहला मेडल ही बता दो ना, महिला पुरुष छोड़ो। बैडमिंटन में पहला मेडल किसने जीता था ओलंपिक में? तो आप बोलेंगे भैया साइना नेहवाल ने जीता था, साइना नेहवाल ने 2012 में, 2012 साइना नेहवाल, 2012 बैडमिंटन में पहला मेडल साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसी पुरुषों में कौन है जिन्होंने दो मेडल जीते? तो वो सुशील कुमार है, 2008-2012 में जीता उन्होंने। अच्छा मुझे बताना, टेनिस में पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था? तो वो भी पता होना चाहिए, लिएंडर पेस ने जीता था भैया, 1996 का जो अटलांटा था। ठीक है, पहला सिल्वर जीतने वाला कौन है? अब लिएंडर पेस ने जीता कान से, पहला सिल्वर जीता 2004 एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, वो भी पता होना चाहिए आपको, जानकारी में होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती है? कितनी होती है बताएंगे भैया? 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक होती है। इसी को हम बोलते हैं 22.4 सेंटीमीटर से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। जो बैट की लंबाई होती है वो बताएंगे, बैट की लंबाई लेंथ, तो बोलेंगे 38 इंच का बैट होता है जी। और जो ब्रेथ होती है उसकी वो कितनी होती है? ब्रेथ होती है तो वो कितनी होती है आपका? 4.25 इंच होती है, 4.25 इंच होती है। ठीक है, पिच की लंबाई बताइए, पिच की लंबाई, पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 20.11 मीटर होती है। और साथ ही पिच की जो चौड़ाई है, पिच की चौड़ाई कितनी होती है आपका? 3.05 आपका मीटर होती है पिच की चौड़ाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो स्टंप होते हैं वो बैट से ऊंचे होते हैं या छोटे होते हैं? तो आप बोलेंगे भैया नहीं, स्टंप जो है वो छोटे होते हैं, और स्टंप होते हैं 28.8 इंच के, यानी लगभग 10 इंच छोटे होते हैं, 72 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और स्टंप की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है आपका?
9 इंच होती है, 9 इंच, इतने चौड़े होते हैं, 9 इंच तक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? मैडन, लेग बिफोर विकेट, स्लैम डंक और यॉर्कर। यॉर्कर गेंदबाजी, एलपीडब्ल्यू मतलब आपका, आप जानते हैं मिड विकेट के सामने पैर आ जाए। मैडन किसी ओवर में, कोई भी ओवर में क्या हो जाए, 0 रन, पूरा ओवर खाली चला जाए, कोई रन ना बने, 6 की 6 गेंदों पर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जब 3 गेंद पर 3 विकेट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं लगातार? तो आप बोलेंगे 3 गेंद पर 3 विकेट आ जाए तो भैया उसको हैट्रिक बोलते हैं, हैट्रिक। और अगर 2 बॉल पर 2 विकेट आए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भैया ब्रेस कहते हैं, ब्रेस, ब्रेस कहते हैं। तो स्लैम डंक का संबंध किससे है ये बता दो मुझे, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, फटाफट से। स्लैम डंक का संबंध किससे है? यहाँ पर याद रखेंगे, जो T20 मैच होता है साथी आपका, T20 का जो मैच होता है उसमें 10 मिनट का, 10 मिनट का आपका, 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, पारी इंटरवल। इनिंग ब्रेक कितनी देर का होता है? 10 मिनट का, बीच में जो टाइम मिलता है। तो T20 में, जैसे मैं बोलूँ ओडीआई में पारी ब्रेक कितनी देर का होता है? ओडीआई में होता है आपका 40 मिनट्स का, एक टीम खेल लेगी फिर 40 मिनट्स बाद दूसरी टीम खेलेगी। टेस्ट में बताइए, टेस्ट तो पूरा दिन चलता है, 90 ओवर का, तो इसमें लंच का टाइम भी होता है 40 मिनट्स का, और साथ में टी ब्रेक भी होता है, टी ब्रेक भी होता है। टी ब्रेक कितनी देर का होता है? तो आप कहेंगे टी ब्रेक जो होता है वो 20 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम दिन रात के क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? दिन रात। अब दिन रात होगा तो कौन सी गेंद से होगा? तो आप बोलेंगे भैया पिंक बॉल इसीलिए आई थी। तो ये हुआ आपका कहाँ पर? सिडनी पर, हेडिंगले, लॉर्ड्स पर आपका, या एडिलेड ओवल। तो आप बोलेंगे ये पहला मैच जो डे नाइट खेला गया था भैया, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया दिन रात। कब खेला गया था आपका? 2015, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पिंक बॉल से खेला गया। मुझे बताओ पहला T20 मैच कब हुआ था? T20 वर्ल्ड कप नहीं पूछ रहा हूँ, कभी T20 वर्ल्ड कप बताने लग जाओ। पहला T20 मैच कब हुआ था? तो आप बोलेंगे ये भी सेम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, ये भैया 2005 में हुआ। मुझे बताओ पहला टेस्ट मैच कब हुआ? पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1877। लेकिन भारत ने कब खेला अपना पहला? 1932 में, ये भी पता होना चाहिए। भारत ने अपना पहला 1932 में। मुझे बताओ पहला वनडे इंटरनेशनल जो 50 ओवर का होता है, पहला ओडीआई, वो 1971 में हुआ। लेकिन भारत ने अपना पहला ओडीआई कब खेला? वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल भारत ने कब खेला? 1974, तब आपका आंसर होगा, है ना। ओके। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच में 2 मैडन ओवर फेंकने वाला पहला गेंदबाज बना है? 2 मैडन ओवर फेंक दिए हैं, मोहम्मद सिराज, मोहित शर्मा, इमरान ताहिर या फिर सोहेल तनवीर ने? बताएंगे जी किसने फेंके हैं? तो आंसर आएगा मोहम्मद सिराज। भैया मोहम्मद सिराज ने क्या 2 मैडन ओवर फेंकने वाले पहले बन गए हैं। अच्छा पूरे अगर मैं बात करूं आपसे, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैडन ओवर किसके हैं? सबसे ज्यादा मैडन का मतलब समझ गए ना, ओवर में कोई भी रन ना बने। जब क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है वैसे आप लोगों को, सबसे ज़्यादा मेडन एवर वो भुवनेश्वर के हैं, भुवनेश्वर कुमार। कितने ओवर हैं? 14 ओवर इन्होंने ऐसे डाले हैं आईपीएल में जिनमें कोई रन नहीं बना। प्रवीण कुमार इनके साथी हैं इसी में, उनके भी 14 ओवर ऐसे हैं जिसमें कोई रन नहीं बना, और ये मैक्सिमम का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे? और एक वर्ल्ड कप क्रिकेट है आपका, वहाँ पे लॉकी फॉर्ग्यूसन का रिकॉर्ड नहीं भूल सकते। वर्ल्ड कप क्रिकेट में, वर्ल्ड कप क्रिकेट, उसमें कौन किसका रिकॉर्ड है? लॉकी फॉर्ग्यूसन। इस टीम के लिए खेलते हैं लॉकी फॉर्ग्यूसन, बताइए।
लॉकी फॉर्ग्यूसन किस टीम के लिए खेलते हैं? इनका रिकॉर्ड है कि भैया 4 ओवर मेडन फेंक दिए इन्होंने, T20 आपका 4 ओवर मेडन फेंक दिए, ठीक है, इसमें आपका 4 ओवर मेडन फेंक दिए इन्होंने युगांडा के खिलाफ, युगांडा के खिलाफ जो T20 क्रिकेट हुआ आपका, आईपीएल की बात नहीं, T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप का ये जो मैच था आपका किस किस के बीच में था, कोलकाता नाइट राइडर्स और, नहीं 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 वो तो फाइनल था, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में क्या हुआ था आपका, T20 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ सॉरी, आईपीएल का, ठीक है। 2024 मुझे बताइए, 2024 में जो साथी आपका नहीं यार मैं कंफ्यूज हूँ इसमें थोड़ा सा, वो T20 वर्ल्ड कप आपका उन टीमों के बीच थोड़ी होगा, सनराइजर हैदराबाद ये तो आईपीएल की टीमें हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इसमें, रियली सॉरी, ठीक है। आगे आएंगे, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 2002, 2008, 2010 या फिर 2004 में आईपीएल को शुरू किया गया था? आईपीएल 2008 में। मुझे बताना फर्स्ट टाइम कौन जीता था इसको, प्रथम विजेता कौन था इसका? आप कहेंगे भैया इसका प्रथम विजेता था राजस्थान रॉयल्स आरआर, और किसको हराया था? चेन्नई सुपर किंग को हराया था, ठीक है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा बार जीता है भैया आपका सीएसके ने, कितना? 5 टाइम्स। मुंबई इंडियंस ने भी कितने टाइम्स जीता है? 5 टाइम्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार जीता है? आपका 3 टाइम्स, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम अभी 2024 में किसने जीता, ये आप मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर ने ही जीता, केकेआर ने। किसको हराया था? बड़ी उम्मीदें थी सबको आरसीबी से, लेकिन आरसीबी कोहली हार गई। संवेदनाएं, क्योंकि जीते नहीं अब तक, जीते नहीं तो संवेदनाएं तो रहती हैं। कोहली वैसे भी लोगों के दिलों में बसते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे जिन्होंने आईपीएल को स्थापित किया? तो क्या बोलेंगे? ललित मोदी पहले। वर्तमान में कौन है फिर भैया? प्रेजेंट में कौन है आईपीएल में? तो वर्तमान में है आपके अरुण धूमल, अरुण धूमल। जगमोहन डालमिया आपका साथी आईसीसी में रहे थे। आईसीसी मुझे बताओ, आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। बीसीसीआई में आपसे पूछूं इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएं जी फटाफट से। तो बीसीसीआई, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, 1928। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े में। बीसीसीआई भी बहुत पूछा जाता है। आईसीसी 1909, 1909 में। क्या बोलेंगे? आईसीसी की स्थापना। बहुत शानदार। नहीं 74 नहीं होगा सौरभ जी। अच्छा आप पिछले का लिख रहे होंगे शायद, भारत का पहला मैच है ना। बहुत बढ़िया। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमने एक गलती की, आरसीबी नहीं। मुझे अभी ध्यान है, आरसीबी नहीं दोस्त। अभी मैंने एक बच्चे का देखा, आरसीबी तो पहुंच ही नहीं पाई थी ना। मैं उतना क्रिकेट देखता भी नहीं। आरसीबी तो पहुंच भी नहीं पाई थी ना। सनराइजर हैदराबाद थी, एसआरएच। सनराइजर हैदराबाद को हराया था। यहाँ पर हम अभी गलती कर जाते हैं, इसको करेक्ट करेंगे। एक बार थम्सअप करना, इसको एक बार थम्सअप करना। 2024 में किसको हराया? आपको। और ये भी याद रखना 2024 का जो पहला मैच था वो सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ था, उसमें सीएसके जीता था, है ना। आगे आएंगे अभी, ठीक है। आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सुशांत मिश्रा, कुमार कुसाग्र, पैट कमिंस या मिशेल स्टार्क? तो भैया सबसे ज्यादा पैसे मिले मिशेल स्टार्क को। कितने? 24.75 सीआर, करोड़। और पैट कमिंस को मिले थे आपका 20.5 सीआर, ठीक है।
ये जो मिशेल स्टार्क के लिए बोरी लगी है कलकत्ता नाइट राइडर्स, और पैट कमिंस सनराइजर हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अभी पूछा ऑरेंज कैप किसको मिली थी, बताएंगे? ऑरेंज कैप 2024 में, तो आप बोलेंगे भैया 741 रन आरसीबी के लिए बनाए किसने? कोहली ने। तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाए उनको ऑरेंज कैप, और साथ ही जो सबसे ज़्यादा विकेट ले वो पर्पल कैप। तो 2024 में पर्पल कैप किसको मिली? आपका हर्षल पटेल, पंजाब के हर्षल पटेल, 24 विकेट्स, 24 विकेट्स। ठीक है। मुझे बताओ जो कोलकाता नाइट राइडर्स जीती फाइनल, उसके कप्तान कौन थे? बोलेंगे जी कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो क्या बोलेंगे भैया? श्रेयस थे। बहुत बढ़िया। भैया आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक सजेस्ट कीजिए एसएससी के लिए। एसएससी के लिए तो मार्केट में नहीं आती साथी कोई, यूपीएससी के लिए आती नितिन सिंघानिया, दृष्टि की किताब आती है, अच्छी किताब है, लेकिन बहुत बड़ी थ्योरी है। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस देना चाहते तो ही उसको पढ़ना। और अगर आप सोचे कि वनडे एग्जाम का कुछ मैं तलाश लूंगा उसमें से, तो मिल जाएंगे एक आध दो पर्सन, लेकिन समय बहुत लगेगा। सर एक बात बताइए, नायक सीरीज मेरी पूरी तैयार है और इसे भी कर रहा हूं, अच्छा परफॉर्म करोगे दोस्त। देखो मैं उस बात का प्रॉमिस कभी नहीं कर सकता आपसे कि आप इतने क्वेश्चन ये कर दोगे वो कर दोगे, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात से सहमत है? आप कहेंगे जी भैया। भाई मान के चलो प्रश्न ही ऐसे आए, 8 क्वेश्चन करने लायक आए, और सब किसी से हो ही नहीं सकते, किसी से का मतलब फिर होता है जर्नल, वो करने लायक ही नहीं है। बात है तब आप आपको ये 8 करने होंगे, करने लायक 8 है तो, करने लायक 12 हैं तो आपको ये 12 करने होंगे, करने लायक 16 क्वेश्चन हैं तो आपको ये करने होंगे। अब अगर बाकी बच्चे 16 कर रहे हैं और मेजोरिटी से कर पा रहे हैं और आप 8 पर हैं, ये प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूं, नहीं आप 8 पर नहीं रहोगे। मेजर बच्चों का जो स्कोर रहेगा आप उसमें आगे ही रहोगे, पीछे नहीं रहोगे ना, आगे आएंगे। अब ऐसे नहीं कि जी इतना कितना क्वेश्चन हो जाएगा कितना आ जाएगा, वो तो मैं भी नहीं जानता भाई, फिर तो मैं आपको पेपर बनाता तो सिर्फ वही कराता। ठीक है। आगे आएंगे। आईपीएल में पहला शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? आईपीएल में पहला शतक बनाया रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर मनीष पांडे? बहुत बढ़िया, वही साथियों का उत्तर आया भैया, विराट कोहली। विराट कोहली नहीं भैया मनीष पांडे, 2009 में। क्या बोलेंगे? 2009 में बनाया था इन्होंने। विराट कोहली के नाम रिकॉर्ड है सर्वाधिक रन का, 8004 रन है इनके। सर्वाधिक रन किसके हैं आईपीएल में? तो 8004 रन है, 8004 रन। शिखर धवन के नाम कौन सा रिकॉर्ड है? सर्वाधिक चौके हैं इनके, अब तो संन्यास ले लिया इन्होंने। सर्वाधिक 4 रन किसके हैं? ये इन्हीं के हैं। सबसे ज्यादा 6 किसके हैं? क्या बोलेंगे? 6 भैया क्रिस गेल के, ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, क्रिस गेल। क्या बोलेंगे? ये नाम है भैया आपका क्रिस गेल के। मुझे बताओ आईपीएल में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे तेज 50 किसकी है आईपीएल में? सबसे तेज 50 वो यशस्वी जायसवाल का है, यशस्वी जायसवाल। कितनी गेंदों पर बनाए थे? तो आप कहेंगे भैया 13 गेंदों पर। आईपीएल की बात करें सबसे तेज 100 किसने बनाए? तो आप कहेंगे भैया क्रिस गेल ने। कितनी गेंदों पर बनाए भैया? 30 गेंदों पर, 30 गेंदों पर बना दी है। कमाल बात या नहीं है? मुझे बताओ सबसे ज्यादा शतक किसके हैं आईपीएल में? सबसे ज्यादा जो सेंचुरी हैं वो किसकी हैं? तो आप कहेंगे कोहली, किंग कोहली। कितने साथी? आपका 8 बार। सर्वाधिक टीम स्कोर कितना रहा है? किसी एक टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर, सर्वाधिक टीम स्कोर आईपीएल में कितना रहा है? तो आप बोलेंगे 287,
ये किसके द्वारा बनाया गया? 287 सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आरसीबी के खिलाफ बना था ये अभी 2024 में। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम थी। भाई वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई आपका? तो आप कहेंगे भैया 1975 में हुई थी। 1975 में और 1979 ये दोनों शुरुआती किसने जीते थे? वेस्ट इंडीज ने जीते थे। तो किसने जीते थे भैया जी? वेस्ट इंडीज ने इनको जीता था, वेस्ट इंडीज। भारत ने कौन कौन से जीते हैं दोस्त बताना? 1983 पहली बार भारत ने कब जीता? 1983 में। और 2011 हमने जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ये कपिल देव जी की कप्तानी में हमने जीता। पाकिस्तान ने कब जीता था बताएंगे? पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1992। और श्रीलंका ने कब जीता था? श्रीलंका ने इसके अगले वाला सेशन, पहले ऊपर वाला भारत का पड़ोसी फिर नीचे वाला भारत का पड़ोसी जीता 1996। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है दोस्त आपका? भारत 2 बार फाइनल में हारा है, 2003 और 2023 दोनों बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुल 6 बार जीत चुकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी बार जीत चुकी है? 6 बार। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो क्रिकेट विश्व कप भारत ने पहली बार 1975 नहीं जी 1983 में, 1983। किसको हराया? वेस्ट इंडीज को हराया। बताना जरा कितने रनों से हराया था हमने? भैया 43 रन से, 43 रनों से हराया था, 43 रनों से। 140 रन पॉल आउट कर दिया था। और 1983 में हमारा स्कोर भी 183 था, 183, 183 रन हमने बनाए थे। मैन ऑफ द मैच कौन रहा था 1983 में? मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? तो आप बोलेंगे भैया मोहिंदर सिंह अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। परफॉर्मेंस अच्छी थी, 26 रन बनाए थे और 12 रन देकर के 3 विकेट भी लिए थे। मैन ऑफ द मैच, सॉरी, मैन ऑफ द मैच, मुझे बताओ मैन ऑफ द मैच 2011 में कौन रहा था? मुझे बताओ मैन ऑफ द मैच 2011 के फाइनल की बात कर रहा हूँ, कौन? महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन रन सबसे ज़्यादा किसने बनाए थे? क्या बोलेंगे? मैन ऑफ द मैच तो धोनी रहे, लेकिन इसमें साथी आपका 2011 में फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसके थे? तो आप बोलेंगे 97 रन किसने बनाए थे? गौतम गंभीर ने बनाए थे भैया, गंभीर ने, गौतम गंभीर ने। ऐसे ही 1983 के पूछे जाते हैं आपका 38 रन, 38 रन। इसके नंबर सारे उल्टे हैं। 183 इंडिया टीम ने बनाई, 1983 का वर्ल्ड कप था। इन नंबर्स को उल्टे करोगे तो क्या आएगा? 38 रन फाइनल में सबसे ज़्यादा थे किसके? श्रीकांत के। तो इन नंबर्स को याद रख लेना। नंबर भैया भैया ने बताया था, नंबर वहीं कहीं से हैं 1983 में से। 38 रन बनाए थे किसने? श्रीकांत ने, के श्रीकांत ने। तो पूछा जाता है कि फाइनल में सबसे ज़्यादा रन, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन है? वो मोहिंदर अमरनाथ है, मोहिंदर अमरनाथ। अच्छा मुझे बताओ, जैसे अभी T20 हुआ, T20 जो आपका 2024 वर्ल्ड कप हमने जीता, इसके फाइनल में साथी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? फाइनल में किंग कोहली। कितने? किंग कोहली ने बनाए भैया इसमें आपका 76 रन, 76 रन बनाए। तो ये फाइनल के स्कोर पूछे जाते हैं कई बार। भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की है? जो वर्ल्ड कप है जो 1975 से शुरू हुए, तो मेजबानी कितनी बार की है भारत ने? इसकी 4 बार की है। लेकिन अभी जैसे कि आपका 2023 में भी इंडिया में हुए, ये पूर्ण रूप से मतलब कोई और देश सहयोगी नहीं था। अब से पहले क्या था, किसी और देश में भी ये होते थे। जैसे 1987 में हुए पहली बार भारत में। पूछेगा पहली बार कब हुआ? 1987। तब भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मैच हुए 1987 में। 1996 हुए। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता था 2011, वो मुंबई में ही हुआ था। लेकिन सहयोगी कौन था भारत का उस टाइम पे? तो इंडिया में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए और बांग्लादेश में भी हुए, बांग्लादेश में भी हुए। ठीक है, बांग्लादेश में भी हुए। 1996 वाले इंडिया में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए और श्रीलंका में भी हुए। तो जो श्रीलंका में इसका सहयोगी था, तभी श्रीलंका ने इसको जीता था। ठीक है, तो दिक्कत कोई परेशानी? 2023, सॉरी 2024 लिख रहा हूँ, 2023 चौथे जो हुए।
पूर्ण रूप से, क्या बोलेंगे, पूरी तरह से, ठीक है। आगे आएंगे। भैया फॉर्म फिल करते टाइम मैंने गलत मोबाइल नंबर डाल दिया, ऐसे ही किया करो तुम, फॉर्म मत ठीक भरा करो। आगे आएंगे। भारत ने पहली बार आईसीसी, उसको निकाल के लाई होगे ना फॉर्म को, उसको सुरक्षित रखना। भैया जी आपने नायक सीरीज में बताया था कि टी20 मैच 2006 में वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में हुए। दोस्त मैं ऑल ओवर टी20 की बात कर रहा हूँ, भारत का नहीं बात की मैंने। आप उसमें दो देश तो देखो कौन से बताए मैंने, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्या उसमें भारत का कहीं जिक्र है? भारत का कहीं उसमें जिक्र है? थोड़ा लॉजिक लगाया करो, सोचा करो सौरभ भाई, बड़े ध्यान से। स्टूडेंट की तो पैनी निगाह होनी चाहिए, टम्पू स्टूडेंट नहीं बनना है ना, होशियार स्टूडेंट। भारत ने पहली बार आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो मेजबानी पहली बार किसकी, टी20 की, तो बताएं भैया कब की थी आपका? 2014। अब टी20 पहली बार हुए कब थे ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। क्या बोलेंगे, टी20 पहली बार हुए कब? तो क्या बोलेंगे भैया 2016 में भारत में हुए थे। मुझे बताओ इंडिया ने पहली बार ही साथी आपका 2007 में जो हुए, ये क्या थे, इंडिया में ही हुए पहली बार। और जीता भी कौन था इनको? भारत ही जीता था, पाकिस्तान को 5 रन से हमने हरा दिया था, इंडिया। और इंडिया साथी आपका 2024 में भी क्या रहा है, विनर रहा है। तो ये 2 ईयर किसके हैं, ये इंडिया की विनिंग है। याद रख लेना, वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीता है। वेस्ट इंडीज कितने बार जीता है, 2 टाइम्स जीता है। इंग्लैंड की मैं अगर बात करता हूं, इंग्लैंड कितनी बार जीता है आपका, तो आप कहेंगे भैया वो भी 2 बार जीता है, ठीक है। 2024 जो था हमने किस देश को हराया था, इंडिया जीता था, सब जानते होंगे, पूरा देश केयर अप किया हमने। और साथ ही हमने हराया किसको था, साउथ अफ्रीका को। कितने रन से हराया था? आप कहेंगे भैया 7 रन से हराया था, 7 रन से। तो 2024 में आपका टी20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। और मैन ऑफ द मैच तो मैंने आपको बता ही दिए, 76 रन बना के कौन रहे थे, किंग कोहली। भैया आपको कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, नो डाउट, ऑल टाइम फेवरेट। उतना ही क्रिकेट देखा है, मतलब पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मतलब जब घर में मैच चलता, हमारे भैया उन्हें शौक है, बड़े भाई हमारे, उनकी वजह से देखा हमने जितना क्रिकेट देखा है। लेकिन धोनी बढ़िया लगता था, मतलब। निम्नलिखित में से कौन सी, एक बार तो मैंने बाल भी बढ़ाए धोनी की तरह, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में प्रदान नहीं की जाती है, बताएंगे एक बार। देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, राइडर कप, या फिर आपका रणजी ट्रॉफी, जिसका क्रिकेट से मतलब नहीं है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, जी हाँ, 50 ओवर्स की ट्रॉफी होती है एक, 50 ओवर की एक ट्रॉफी होती है। 1973-74 में शुरू हुई थी। और किन के नाम पर शुरू हुई थी? देवधर, डीबी देवधर के नाम पर। और डीबी देवधर एक बड़ा नाम है, दादा भाई देवधर। एक तो दादा भाई नौरोजी हैं, उनको तो बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी क्या है, क्रिकेट की है, जी भैया। एसेज कप होता है जी। रणजी ट्रॉफी होती है, जी हाँ, ओडीआई के रूप में ही होती है। 1934 से शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी। मुझे बताओ पहला रणजी ट्रॉफी का जो मैच था, वो मतलब जो ट्रॉफी थी वो किसने जीती थी? तो आप बोलेंगे भैया मुंबई ने जीती थी, मुंबई 1934 में कौन, मुंबई जीता था। और सबसे ज़्यादा बार भी कौन जीता, मुंबई जीता। लेकिन राइडर कप नहीं, राइडर कप जो है वो गोल्फ से रिलेट करता है, गोल्फ से। और गोल्फ के कुछ ही कप मैं आपको बताता हूँ कि भैया पेपर में अपने साथ लेके जाइए इनको। वॉकर कप, डनहिल कप,